Good morning, everybody. Today is our introductory class, and we will discuss about biology, जीव विज्ञान। देखिए बच्चों, आज हम इंट्रोडक्टरी जो क्लास है बायोलॉजी की उसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो बेसिक पार्ट्स हैं बायोलॉजी के वहीं से हम क्या करेंगे, आरंभ करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजी क्या है या बायोलॉजी शब्द किसने दिया, इन सभी पहलुओं के बारे में। बायोलॉजी को एक लाइन में यदि हम परिभाषित कर सकें तो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ। जीवन का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी को जीव विज्ञान बोलते हैं। तो जीवन का अध्ययन बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, हमने यहाँ पे डेफिनेशन देखा कि जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। शब्द जीव विज्ञान को देने वाले साइंटिस्ट हैं लेमार्क तथा ट्रेविरेनस। जिन्होंने 1802 में यह शब्द प्रतिपादित किया था। लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने 1802 में इस शब्द का प्रयोग किया था। शब्द बायोलॉजी की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों से हुई है, बायोस एंड लोगोस। बायो से तात्पर्य होता है लाइफ, लोगोस से तात्पर्य होता है स्टडी ऑफ। यानी कि जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। तो बेसिक सा हमने इंट्रोडक्शन देखा, बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लाइफ, अर्थात जीवन का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। शब्द बायोलॉजी को प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक हैं लेमार्क तथा ट्रेविरेनस, या इन्होंने इसका उपयोग किया था। बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द बायोस तथा लोगोस से हुई है, जिससे तात्पर्य होता है कि जीवन का अध्ययन ही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी के रूप में अरस्तु को जाना जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी के रूप में अरस्तु को जाना जाता है, यानी कि जीव विज्ञान के पिता। ये अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु काफ़ी प्राचीनतम दार्शनिक माने जाते हैं, किंतु इनके लिखित जो स्क्रिप्चर्स हैं या मैन्यूस्क्रिप्ट हैं उनके आधार पर हम इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी के रूप में परिभाषित करते हैं। अरस्तु को पॉलिटिकल साइंस, एम्ब्रियोलॉजी तथा अन्य कई क्षेत्रों के अंतर्गत फादर का टाइटल प्राप्त है। बायोलॉजी की मुख्य रूप से दो ब्रांचेज होते हैं। कहीं कहीं पर यदि माइक्रोबायोलॉजी को भी शामिल किया जाए तो ये तीन क्षेत्रों में देखने को मिलता है। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान की शाखाएं। तो जीव विज्ञान को तीन शाखाओं के अंतर्गत बांटा गया है। पहला है बॉटनी। बॉटनी को वनस्पति शास्त्र बोला जाता है। दूसरा है जूलॉजी, जिसे जंतु शास्त्र कहा जाता है।
और तीसरा है माइक्रोबायोलॉजी। बेसिकली अधिकांश साइंटिस्ट दो पार्ट इसके मानते हैं, बॉटनी और जूलॉजी, लेकिन सूक्ष्म जीवों को यदि हम इसमें शामिल कर देते हैं तो वह एक तीसरा पार्ट इसका बन जाता है। माइक्रोबायोलॉजी इसे कहा जाता है सूक्ष्म जीव विज्ञान। बायोलॉजी के अंतर्गत हम सभी प्रकार के जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं तथा सूक्ष्म जीवों का भी अध्ययन करते हैं। यहाँ पे इनकी ब्रांचेज की बात करें तो देखिए बॉटनी जो होता है इसके अंतर्गत हम जो वनस्पतियाँ होती हैं उनकी स्टडी करते हैं। वनस्पतियों से तात्पर्य होता है पेड़ पौधे या लाइकेन या इस प्रकार की और छोटी मोटी जो वनस्पतियाँ होती हैं या वेजिटेशन होता है या जिसमें फोटोसिंथेसिस के कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। अधिकांश तौर पर हम ऐसे सभी जो जीवधारी होते हैं या जिनमें सेल वॉल पाई जाती है उन सभी जीवधारियों की स्टडी इसमें करते हैं। तो फादर ऑफ बॉटनी के रूप में, फादर ऑफ बॉटनी इसके रूप में थियोफ्रेस्टस को जाना जाता है, थियोफ्रेस्टस। जबकि फादर ऑफ जूलॉजी के रूप में, इसमें जूलॉजी के अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं या जितने भी प्रकार के एनिमल्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी के रूप में फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को माना जाता है। और माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत हम सभी प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। सो बॉटनी इज द स्टडी ऑफ वेजिटेशन, जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली एनिमल्स, माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत अपन किसकी स्टडी करते हैं, सूक्ष्म जीवों की स्टडी करते हैं। और फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के रूप में ल्यूवेनहॉक को जाना जाता है। कुछ जो टाइटल्स हैं उसके अंतर्गत जो लुई पास्चर हैं उन्हें भी इसका क्रेडिट दिया जाता है। ल्यूवेनहॉक तथा पास्चर इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के रूप में एंटाइटल किया जाता है। तो देखिए हमने देखा बॉटनी, जूलॉजी तथा माइक्रोबायोलॉजी ये इसकी क्या होती हैं, मेन ब्रांचेज होती हैं बायोलॉजी की। अब हम बात करेंगे बायोलॉजी के अंतर्गत जो लाइफ की हायरार्की होती है उसके संदर्भ में। यानी कि जीवन के पदानुक्रम। अर्थात जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए जब जीवन के पदानुक्रम की हम बात करते हैं तो जीवन के पदानुक्रम में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सजीव और निर्जीव घटकों के बारे में। देखिए इस संसार में दो प्रकार के घटक देखने को मिलते हैं, एक होते हैं सजीव और दूसरे होते हैं निर्जीव। चाहे सजीव हों चाहे निर्जीव हों, इन दोनों के अंतर्गत यदि सूक्ष्माणुसूक्ष्म यदि इकाइयों की हम बात करते हैं तो वह इकाई के रूप में निकल करके सामने कौन आते हैं, परमाणु आते हैं। देखिए जीवित जीव जो होते हैं उनमें सबसे छोटी जो इकाइयाँ होती हैं वो कोशिकाएं मानी जाती हैं। किंतु यदि हम निर्जीव के एस्पेक्ट में बात करें तो ऐसी कंडीशन में परमाणु जो होते हैं वो उनकी सबसे छोटी इकाइयों के रूप में माने जाते हैं जिनका स्वतंत्र रूप से अस्तित्व संभव हो पाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए एटम्स जिन्हें परमाणु कहा जाता है, ये सबसे छोटी यूनिट माने जाते हैं। जो एटम्स होते हैं इनका स्वतंत्र अस्तित्व संभव होता है, यानी एटम्स जो होते हैं वह स्वतंत्र रूप से विद्यमान रह सकते हैं। इनका स्वतंत्र जो अस्तित्व होता है वो पृथ्वी के ऊपर पॉसिबल होता है। इससे छोटे कई और सूक्ष्म जो कण होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, इनका स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं हो पाता। तो परमाणु जो होते हैं इनका स्वतंत्र अस्तित्व संभव हो पाता है, इसलिए इनको निर्जीव के अंतर्गत सबसे सूक्ष्म इकाई के रूप में हम देख सकते हैं। कई प्रकार के परमाणु जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा, ये सभी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जितने भी आवर्त सारणी के अंदर तत्व हैं उन सब में क्या पाए जाते हैं, परमाणु पाए जाते हैं।
तो यहाँ हम बात कर रहे हैं जीवन के संदर्भ में, लाइफ की हायरार्की के रूप में, तो इसलिए हम बात करेंगे कि एटम्स जो होते हैं वो सबसे छोटी क्या होते हैं, इकाई माने जाते हैं। विभिन्न परमाणु जो होते हैं वो एक निश्चित रासायनिक अनुपात में संयोग करते हैं और एक निश्चित रासायनिक अनुपात में संयोग करने के पश्चात में ये जैव अणुओं का निर्माण करते हैं, यानी बायोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो देखिए परमाणु जो होते हैं वो एक निश्चित रासायनिक अनुपात में संयोग करते हैं और उसके पश्चात जैव अणुओं का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देने का प्रयास करता हूँ। देखिए C6H12O6, ये आपका होता है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज जो होता है उसमें यदि आप देखेंगे तो ग्लूकोज के अंतर्गत देखिए 6 कार्बन के, 12 हाइड्रोजन के तथा 6 ऑक्सीजन के क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। अर्थात ये जो परमाणु होते हैं वो क्या करते हैं, एक निश्चित रासायनिक अनुपात के अंतर्गत क्या करते हैं, संयोग करते हैं और निश्चित रासायनिक अनुपात में संयोग करने के पश्चात में ही ये विभिन्न प्रकार के जैव अणुओं का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो पहला हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देख लिया जैव अणु का। इसके अलावा देखिए अमीनो एसिड्स होते हैं, तो अमीनो एसिड्स भी क्या होते हैं आपके विभिन्न प्रकार, दूसरे प्रकार के जैव अणु होते हैं। इसके अलावा आपके मोनोग्लिसराइड्स या ट्राइग्लिसराइड्स हो जाते हैं, तो ये भी क्या होते हैं, एक विशेष प्रकार की यूनिट को क्या करते हैं, शो करते हैं। अमीनो एसिड्स जो होते हैं वो जनरली प्रोटीन की क्या होते हैं, सूक्ष्म इकाइयाँ होते हैं, जबकि ट्राइग्लिसराइड या मोनोग्लिसराइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, जो आपकी लिपिड्स होती हैं उनकी क्या होते हैं, सूक्ष्मतम इकाइयों के रूप में देखने को मिलते हैं। तो आपने देखा विभिन्न प्रकार के परमाणु आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, जैव अणुओं का निर्माण करते हैं। और ये जो जैव अणु होते हैं वो आगे चल कर के और सेल ऑर्गेनेलिज बनाते हैं, जिसे कोशिकांग कहा जाता है। कोशिकांग को यदि मैं परिभाषित करूं तो देखिए कैसे होगा। कोशिका में पाए जाने वाले सूक्ष्म जो अवयव होते हैं या कोशिका में पाए जाने वाले उसके जो घटक होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है कोशिकांग। तो कोशिकांग की यदि मैं बात करूं तो देखिए आपके सामने कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे आपका हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, इस प्रकार से काफ़ी सारे क्या हो सकते हैं, कोशिकांग आपके सेल के अंतर्गत देखने को मिल सकते हैं। तो हमने देखा विभिन्न प्रकार के जो परमाणु होते हैं वो एक निश्चित रासायनिक अनुपात में संयोग करने के पश्चात में क्या बनाते हैं, जैव अणु बनाते हैं। और विभिन्न प्रकार के जैव अणु जो होते हैं वो आपस में मिलकर के, यानी कि जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स या कोई और दूसरे प्रकार के जो जैव अणु होते हैं वो आपस में मिलकर के कोशिकांगों का क्या करते, निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, इस प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस प्रकार से काफ़ी सारे क्या हो जाते हैं, आपके जैव अणु यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं जो कोशिकांग होते हैं ये आगे चल करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, तो ये फॉर्मेशन करते हैं कोशिका का। तो इसको मैं यहाँ पे आगे वर्णित कर देता हूँ, चलिए। सेल का फॉर्मेशन करेंगे, उसको मैं बाद में एक बार एग्जैक्ट रूप से यहाँ पे आपके सामने फॉर्म कर दूंगा। तो देखिए सेल जो होती है उसका यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है। सेल क्या है, सेल को हम बोलते हैं कोशिका। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाइयाँ होती हैं, यानी कोशिकाएं जो होती हैं सजीवों के अंतर्गत पाई जाने वाली संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयाँ होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, देखिए RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ये सभी आपकी क्या होती हैं, ऐसी इकाइयाँ होती हैं, ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो रक्त के अंतर्गत पाई जाती हैं। इसके अलावा आपका स्पर्म हो जाता है, यानी कि शुक्राणु हो जाता है, ओवम यानी कि अंडाणु, ये सभी कोशिकाएं होती हैं जो कि आपके कहाँ पाई जाती हैं, बॉडी के अंतर्गत पाई जाती हैं। एक एस्टिमेट के अनुसार लगभग 200 से भी ज़्यादा प्रकार की कोशिकाएं जो होती हैं हमारे किस में पाई जाती हैं, बॉडी के अंतर्गत देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने देखा था शुरुआत में कि एटम्स जो होते हैं यानी परमाणु जो होते हैं उनसे मिलकर के तो क्या बने थे, बायोमॉलिक्यूल बने, और बायोमॉलिक्यूल से मिलकर के कौन बना, ऑर्गेनेलिज बने, और इनसे मिलकर के क्या बनी, सेल्स बनी। ठीक है, तो यहाँ तक का पोर्शन हम देख चुके हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं कि जो सेल्स होती हैं ये सेल्स आगे चल करके क्या करती हैं। देखिए अलग अलग प्रकार की जो सेल्स होती हैं वो अलग अलग प्रकार की सेल्स आगे चल करके किसका फॉर्मेशन करती हैं, ऊतक का फॉर्मेशन करती हैं या टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं।
कोशिका का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी के रूप में जाना जाता है। यानी कोशिका की स्टडी जिसमें की जाती है, जिस विज्ञान की शाखा में की जाती है, उसे साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी के रूप में जाना जाता है। ऊतक क्या होते हैं? देखिए, कोशिकाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं? संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाइयां होती हैं, यानी कि स्ट्रक्चरल तथा फंक्शनल जो यूनिट होती हैं किसी भी जीवित जीव की, वो कौन होती हैं? आपकी कोशिकाएं होती हैं। तो कोशिकाएं आपस में मिलकर के और किसका फॉर्मेशन करती हैं? ऊतकों का फॉर्मेशन करती हैं। तो कोशिकाओं के आपस में मिलने की वजह से क्या बने? ऊतक बने। ऊतक की परिभाषा यदि हम देखें तो वे कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति समान हो, वे कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति समान हो, जिनकी उत्पत्ति समान हो तथा जिनके कार्य समान हो, तथा जिनके कार्य समान हो, ऐसी कोशिकाओं का समूह, ऐसी सेल्स का समूह ऊतक कहलाता है। तो देखा आपने, वे कोशिकाएं जिनकी उत्पत्ति समान हो, यानी जिनका उत्पन्न होने का तरीका एक समान हो और जिनके कार्य भी कैसे हो? एक समान, यानी एक तरह से तो वो उत्पन्न हो रही है और एक ही प्रकार का वो कार्य कर रही हैं। ऐसी कोशिकाओं के जो समूह होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। ऊतक जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं और ऊतकों का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ठीक है ना? ऊतकों का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है। जबकि कोशिकाओं का जो अध्ययन होता है जिस विज्ञान की शाखा में किया जाता है उसे साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। देखिए, ऊतक को हमने परिभाषित कर लिया। ऊतक के यहाँ पे प्रकार देखते हैं। सबसे पहले आता है आपका एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू को उपकला ऊतक कहा जाता है। दूसरा होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव को आपका संयोजी ऊतक कहा जाता है। इसके बाद में आता है मस्कुलर टिश्यू, जिसे आपका मांसपेशी ऊतक कहा जाता है। और लास्ट में आता है आपका नर्वस टिश्यू या न्यूरल टिश्यू, जिसे आपका तंत्रिका ऊतक कहा जाता है। तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो ऊतक होते हैं उनका क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग का निर्माण करता है बॉडी के बाहर और अंदर की ओर। कनेक्टिव टिश्यू ऑर्गन्स को आपस में जोड़ने का काम करता है। मस्कुलर टिश्यू मांसपेशियों का निर्माण करता है, जो कि आपके जो बॉडी का स्केलेटन होता है उसे स्थिर रखने में मदद करती हैं और आपके मनचाहे जो कार्यकलाप होते हैं उनमें आपकी हेल्प करती हैं। तंत्र का जो ऊतक होता है वो आपको विभिन्न प्रकार की जो प्रेरणाएं होती हैं उसे देने के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं टिश्यू जो होते हैं ये मिलकर के और ऑर्गन का निर्माण करते हैं, यानी कि अंगों का निर्माण करते हैं। जैसे कि आपका लीवर, जैसे कि आपकी किडनी एटसेट्रा। तो विभिन्न प्रकार के जो ऊतक होते हैं जब आपस में एक दूसरे के साथ में मिलते हैं या फिर एक दूसरे के साथ मिलकर के जो ऊतक होते हैं वो क्या करते हैं? आपके अंगों का निर्माण करते हैं। और विभिन्न प्रकार के जो अंग होते हैं वो क्या करते हैं? अंग तंत्र बनाते हैं। अंग तंत्र से मतलब होता है जो ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम्स का जो फॉर्मेशन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है? ऑर्गन्स के द्वारा किया जाता है। जैसे कि आपका पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे आपका श्वसन तंत्र कहा जाता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के जो ऊतक होते हैं ये सभी मिलकर के क्या करते हैं? आपकी बॉडी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं? आपकी बॉडी के अंतर्गत अंग तंत्रों का निर्माण करते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ तक जो पढ़ा है, मैंने आपको बताया था सेल का फॉर्मेशन हो गया था। सेल्स मिलकर के क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। टिश्यू जो होते हैं उसके बाद में मैंने बताया था आपको क्या बनते हैं? ऑर्गन्स बनते हैं। ऑर्गन्स जो होते हैं वो मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, तो इनका फॉर्मेशन हमने देख लिया था।
ऑर्गन सिस्टम जो कंप्लीट हो जाते हैं तो इसके पश्चात में विभिन्न प्रकार के ऑर्गन सिस्टम मिलकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव। जीव का मतलब कोई भी एक जीवित जो जीवधारी होता है उसका क्या कर देते हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं। अब जीव क्या है? जीव का मतलब होता है जैसे बंदर, हाथी, शेर, चिंपैंजी, चीता, ये सभी जितने भी हैं वो सब क्या होते हैं, जीव होते हैं। मनुष्य जो होता है वो भी एक जीव होता है। तो जीवों का निर्माण किसकी सहायता से हुआ? विभिन्न प्रकार के अंग तंत्रों की सहायता से हुआ। विभिन्न प्रकार के जो अंग तंत्र होते हैं वो मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, जीव का निर्माण कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं चूहा, ह्यूमन यानी मनुष्य, ये सभी क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं या जीव होते हैं। तो हमने देखा था कि सबसे छोटी जो इकाई माना जाता है वो किसको माना जाता है, एटम्स को। विभिन्न प्रकार के जो एटम्स होते हैं वो आपस में मिलकर के, इनको चलिए हिंदी में भी मैं यहाँ पे वर्णित कर देता हूँ। तो विभिन्न प्रकार के जो एटम्स होते हैं वो आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, जैव अणु बनाते हैं, लेकिन वो निश्चित रासायनिक अनुपात में संयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो जैव अणु होते हैं वो मिलकर के क्या बनाते हैं, कोशिकांग बनाते हैं। और विभिन्न प्रकार के जो कोशिकांग होते हैं वो आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, कोशिका बनाते हैं। कोशिकाएं जो होती हैं वो मिलकर के क्या बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं। ऊतकों से मिलकर के अंग बनते हैं और अंग से मिलकर के अंग तंत्र बन जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अंग तंत्र के पश्चात में किसका फॉर्मेशन हुआ, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ या जीवित जीव का निर्माण हुआ, जीव। ठीक है, जीव बन जाते हैं। अब बात करते हैं अलग अलग प्रकार के जीव यहाँ पृथ्वी पर आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि बंदर, हाथी, शेर, चूहा, चीता, है ना, इत्यादि। इस प्रकार के काफ़ी, मनुष्य जो है वो भी जीव होता है। ऐसे करके काफ़ी सारे जो जीव हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये आपस में मिलकर के, यानी कि एक स्थान विशेष पर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो पॉपुलेशन का निर्माण करते हैं या जनसंख्या का निर्माण करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके सामने मनुष्य की, तो मनुष्य में देखिए क्या होता है भाई, जैसे क्लास के अंतर्गत हम बच्चों की बात करें, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो एक जो बच्चा होता है तो वो क्या है, जीव है। लेकिन बहुत सारे बच्चे जब यहाँ पर बैठे हुए हैं तो वो बच्चे सब मिलकर के एक क्लासरूम का निर्माण करते हैं। एक्चुअल में उनकी जो पॉपुलेशन है वो मिलकर के क्या करती है, क्लासरूम का निर्माण करती है। तो एक ही प्रकार के जो जीव होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, जनसंख्या। ध्यान रखिए, एक ही प्रकार के जीवों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, जनसंख्या कहलाता है, जिसे हम पॉपुलेशन बोलते हैं। जैसे बंदरों की जनसंख्या, अगर एक पेड़ के ऊपर 10-20 बंदर बैठे हुए हैं तो वो क्या कहलाती है, बंदरों की जनसंख्या कहलाती है, पॉपुलेशन ऑफ मंकी कहलाती है। ह्यूमन की जनसंख्या कहलाती है, ठीक है ना। मनुष्यों की जनसंख्या जो होती है उसे काउंट करने के लिए जनगणना या सेंसस किया जाता है। जनसंख्या जो होती है अलग अलग प्रकार के जीवों की, वो मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, कम्युनिटी का या समुदाय का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे बात आती है समुदाय की, यानी कि कम्युनिटी की। तो कम्युनिटी का इससे क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, विभिन्न प्रकार के अंग तंत्र मिलकर के और किसका निर्माण कर रहे थे, जीव का निर्माण कर रहे थे। और एक ही प्रकार के जो जीव होते हैं उनका जो ग्रुप होता है या बहुत सारे जो जीव होते हैं वो आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, जनसंख्या का। जनसंख्या से क्या बनते हैं, अलग अलग प्रकार के जीवों की संख्या, जैसे बंदरों की जनसंख्या, कुत्तों की जनसंख्या, हाथियों की जनसंख्या, सुअरों की जनसंख्या या और दूसरे जीवों की जनसंख्या, वो मिलकर क्या बनाते हैं, समुदाय बनाते हैं, यानी कि कम्युनिटी का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए ऑर्गेनिज्म के पश्चात में यहाँ पे क्या आ जाता है आपका, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन से तात्पर्य होता है जनसंख्या से। इससे मिलकर के किसका निर्माण हो जाता है, कम्युनिटी का। कम्युनिटी मतलब समुदाय। अलग अलग जीवों के एक जगह, अलग अलग जीवों की जो जनसंख्या होती है वो किसी एक क्षेत्र विशेष में यदि उपस्थित होती है तो क्या बन जाते हैं, समुदाय बन जाते हैं। अब समुदाय जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के जीवों के समुदाय जो होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं, इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिक जो तंत्र होता है उसका निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र का क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। पारिस्थितिक तंत्र का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अलग अलग प्रकार के जो पारिस्थितिक तंत्र होते हैं वो मिलकर के और किसका निर्माण करते हैं, बायोस्फीयर का, यानी कि जैव मंडल का निर्माण करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपने देखा इस पूरे सिस्टम के माध्यम से, इसे अपन क्या बोलते हैं, हायरार्की ऑफ लाइफ। यानी कि जीवन के पदानुक्रम।
ठीक है। तो ये जो टॉपिक है जीवन के पदानुक्रम, ये इस चीज़ को व्यक्त करता है कि जीवों की उत्पत्ति एक्चुअल में किससे हुई है। यदि आप यहाँ पे देखो कि कोशिकाएं जो होती हैं वो सजीवों की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है, और यदि आप कोशिका को और छोटे लेवल पर जाकर के देखो तो आपको पता लगता है कि इसकी उत्पत्ति किससे होती है, परमाणु से। तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि निर्जीव जो घटक होते हैं उससे किसकी उत्पत्ति होती है, कोशिका की। इसका मतलब सजीव घटकों की जो उत्पत्ति हुई है वो वास्तविक रूप से किससे हुई है, निर्जीव घटकों से हुई है। ये वाला कंक्लूजन भी इससे निकल करके बाहर आता है। इसके बाद में हम बात करते हैं, देखिए एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं, सजीव हो या निर्जीव, ठीक है ना, सबसे सूक्ष्मतम जो इकाई होती है वो किसको माना जाता है, परमाणु को, क्योंकि इसका स्वतंत्र अस्तित्व संभव होता है। परमाणु जो होते हैं वो निर्जीव के अंतर्गत पाई जाने वाली सूक्ष्मतम इकाइयां होती हैं जिनका स्वतंत्र अस्तित्व संभव है। विभिन्न प्रकार के परमाणु आपस में निश्चित रासायनिक अनुपात में संयोग करके जैवअणु बनाते हैं। विभिन्न प्रकार के जैवअणु आपस में मिलकर कोशिकांग बनाते हैं तथा विभिन्न प्रकार के कोशिकांगों से मिलकर क्या बनती हैं, कोशिकाएं बनती हैं। कोशिकाएं जो होती हैं इनसे मिलकर के क्या बन जाते हैं, ऊतक बन जाते हैं। ऊतक आपस में मिलकर के अंग बनाते हैं, अंगों से अंग तंत्र बन जाते हैं, अंग तंत्र से जीव का निर्माण हो जाता है, ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाता है। एक प्रकार के जो जीव होते हैं उनकी संख्या या बहुत सारी मात्रा में यदि वो एक स्थान पर इकट्ठे हों तो उसे क्या कहा जाता है, जनसंख्या कहा जाता है। और विभिन्न प्रकार के जीवों की जो जनसंख्या होती है उससे क्या बन जाते हैं, समुदाय बन जाते हैं। समुदाय जो होते हैं उससे आगे निर्माण होता है पारिस्थितिक तंत्र का, और पारिस्थितिक तंत्र से जो निर्माण होता है वो किसका होता है, बायोस्फीयर का होता है। बायोस्फीयर का मतलब जैव मंडल का यहाँ पे क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो संपूर्ण जो पृथ्वी है वो क्या कहलाती है, आपका जैव मंडल कहलाती है। यहाँ पे आपने देखा पारिस्थितिक तंत्र के बारे में छोटी कक्षाओं में भी आपने पढ़ा होगा। पारिस्थितिक तंत्र के बारे में आपने विभिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं पढ़ी होंगी, आपने अलग अलग प्रकार के खाद्य तंत्र पढ़े होंगे, जिसमें आपने पढ़ा होगा मरुस्थलीय प्रकार का या फिर स्थलीय प्रकार का या फिर जलीय प्रकार का, ऐसे करके अलग अलग प्रकार के आपने पारिस्थितिक तंत्र के बारे में चर्चा जरूर की होगी, आपने पढ़ा होगा। तो ये सभी समुदाय जो होते हैं वो क्या करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, जिनके बारे में 11th और 12th क्लास के अंतर्गत हमको एक्चुअल में ये सारा की सारा जीवन का जो पदानुक्रम का सिस्टम होता है ये हमको पढ़ना होता है, और इसके अंतर्गत हम इन डेप्थ स्टडी इनकी करते हैं।